तो जेक पॉल ने माइक पेरी को राउंड 6 में नॉकआउट कर दिया, जहां पर स्टार्टिंग से ही जेक पॉल इस पूरी बॉक्सिंग फाइट में डोमिनेट कर रहा था। उसने मल्टीपल टाइम्स माइक पेरी को नॉकडाउन किया और फिर राउंड 6 में एक बार फिर से नॉकडाउन होने के बाद माइक पेरी रिकवर नहीं कर पाया और रेफरी इस फाइट को स्टॉप कर देता है। मेरी ओपिनियन में जेक पॉल की ये विन एक बहुत बड़ी विन थी, क्योंकि काफी लोगों का मानना था कि माइक पेरी इस फाइट को विन करने वाला है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जेक पॉल है तो हमेशा उसको लेकर एक नैरेटिव रहता था कि वो ओल्ड एमएमए फाइटर्स के साथ फाइट करता है, जहां पर वो कभी भी माइक पेरी के साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि माइक पेरी एक ओल्ड एमएमए फाइटर नहीं है। बट ये विन लेने के बाद जेक पॉल ने प्रूव कर दिया कि वो कंटिन्यूअसली अपनी बॉक्सिंग को इंप्रूव कर रहा है और यहाँ पर उसने नॉट ओनली माइक पेरी को बीट किया है, बट उसने प्राइम माइक पेरी को बीट किया है, जो अभी BKFC में अनडिफीटेड है। वो काफी टाइम से अब सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि जेक पॉल की ये विन एक बहुत बड़ी विन है। वो कंटिन्यूअसली अपनी गेम में वेपन्स को ऐड करे जा रहा है, जहां पर स्टार्टिंग में वो सिर्फ जैब हो गया और ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करता था, बट अब अगर हम उसकी गेम को देखें तो उसने ये दोनों पंचेस को तो इंप्रूव किया ही है, बट इसी के साथ उसने हुक्स को भी लैंड करना स्टार्ट कर दिया है। और माइक पेरी को जो उसने मल्टीपल टाइम्स नॉकडाउन किया, उसमें मैक्सिमम उसके शॉट्स हुक से आए हैं। आई थिंक जेक पॉल अब और भी ज्यादा डेंजरस बन गया है, जहां पर नवंबर के मंथ में उसकी माइक टाइसन के साथ फाइट होने वाली है। और इस फाइट के बारे में मैंने पहले ही अपने व्यूज दे दिए कि मैं कंप्लीटली इस फाइट के अगेंस्ट हूं। माइक टाइसन उस टाइम पर कोई 58 या फिर 59 का हो जाएगा, तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि ओल्ड माइक टाइसन के साथ जेक पॉल को फाइट करवा रहे हैं, जिसके पास साइज है, नॉकआउट पावर है, और क्योंकि वो अभी बहुत ही ज्यादा यंग है तो वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करे जा रहा है। बट एनीवेज, माइक टाइसन की फाइट को साइड में रखते हैं और जेक पॉल वर्सेस माइक पेरी की जो फाइट हुई उसके बारे में अगर बात करें तो इस फाइट में जेक पॉल का जो मेन वेपन था, जो उसकी हर एक फाइट में रहता है, वो था उसका जैब, जहां पर वो कंटिन्यूअसली माइक पेरी के ऊपर जैब को लैंड करे जा रहा था। और जब भी माइक ने डिसाइड किया कि वो फाइनली डिस्टेंस को क्लोज करके जेक पॉल के ऊपर अपने पंचेस को लैंड करेगा, तो जेक पॉल के जो जैब्स थे ये माइक पेरी को स्टॉप कर दे रहे थे और फिर से माइक पेरी को रीसेट होना पड़ रहा था। बॉक्सिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पंच होता है वो जैब होता है, और यहां पर जेक पॉल ने शो कर दिया कि क्यों ये पंच इतना इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली उसने इस पूरी फाइट का जो मोमेंटम है वो अपनी साइड कर लिया इस सिंगल पंच से। अब यहां पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग में माइक पेरी के स्टांस को देखा कि वो कैसे फाइट को अप्रोच करने लगा है, तो मुझे तभी पता लग गया कि माइक पेरी ये फाइट को नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर हम माइक पेरी के स्टांस को देखें तो वो काफी ही ज्यादा टॉल खड़ा था। आई मीन उसकी नीज में जरा भी बेंड नहीं था, तो जो भी वो पंचेस को लैंड भी कर रहा था उनमें वो उतनी ज्यादा पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा था। इसके ऊपर से अगर हम माइक पेरी के हैंड्स को देखें तो वो दोनों काफी नीचे थे। आई मीन बॉक्सिंग में तुम ये नहीं कर सकते कि तुम दोनों ही गार्ड को नीचे रख रहे हो, और इसीलिए जेक पॉल कंटिन्यूअसली अपने जैब को लैंड करे जा रहा था, जहां पर सिर्फ माइक पेरी ट्राई कर रहा था अपनी हेड मूवमेंट से उन जैब्स को डॉज करने का। बट जेक पॉल के जैब्स हमेशा से काफी अच्छे रहे, तो वो मैक्सिमम अपने जैब्स को लैंड कर रहा था। और फिर उसके बाद अपनी टाइमिंग को सेट करके राउंड 1 में ही जेक पॉल एक फ्लैश राइट हुक को थ्रो करता है, जो माइक पेरी को नॉकडाउन कर देता है। अब इस नॉकडाउन में माइक पेरी हर्ट तो नहीं हुआ था, बट हम क्लियरली देख सकते थे कि उसने इस पंच को आते हुए नहीं देखा था, और इसीलिए जब वो नॉकडाउन से वापस खड़ा हुआ तो उसके रिएक्शन से पता लग रहा था कि वो कंफ्यूज्ड है कि जेक पॉल ने उसे कौन से पंच से ड्रॉप किया। राउंड 2 में भी ये चीज सेम ही रहती है, जहां पर माइक पेरी अपने प्रेशर से जेक पॉल को पुश करने की ट्राई करता है, बट ये करते टाइम वो अपने गार्ड को ऊपर नहीं रख रहा था और जेक पॉल उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अपने जैब्स को लैंड कर रहा था। और फिर मिड ऑफ द राउंड एक बार फिर से जेक पॉल अपने राइट पंच को थ्रो करता है। अब आई एम नॉट श्योर कि वो ओवरहैंड राइट था, बट ये पंच लेने के बाद एक बार फिर से माइक पेरी नॉकडाउन हो गया। और इस बार हम नोटिस कर सकते थे कि माइक पेरी को इस पंच ने स्टिंग किया है, जहां पर ऑब्वियसली माइक पेरी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, बट इस पंच के बाद स्टिल माइक पेरी हर्ट था और वो 100% रिकवर नहीं था। अब इसके बाद राउंड 3 आता है, जहां पर सारे एमएमए फैंस जो माइक पेरी को सपोर्ट कर रहे थे उनकी होप्स ने राइज किया होगा, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि राउंड 3 में जेक पॉल एकदम से थोड़ा सा टायर्ड होता हुआ दिखता है। और आई थिंक सो माइक पेरी को भी ये पता लग गया था, जहां पर माइक पेरी अपने प्रेशर को और भी ज्यादा कर देता है। और क्योंकि जेक पॉल की भी एक फॉल्ट है कि वो अपने राइट गार्ड को थोड़ा सा चेस्ट लेवल हो गया या फिर नेक लेवल पे रखता है, आई मीन उसकी चिन थोड़ी सी एक्सपोज होती है, तो इसीलिए इस पूरी फाइट में ये राउंड 3 था जहां पर माइक पेरी जेक पॉल के ऊपर मल्टीपल लेफ्ट हुक्स को लैंड करता है। ये राउंड देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि माइक पेरी मोमेंटम को गेन करने लग पड़ा है, जहां पर जेक पॉल थोड़ा सा फेड हो रहा है, क्योंकि उसने पहले 2 राउंड्स में काफी हेवी पंचेस को थ्रो किया है, तो वो थोड़ा सा टायर्ड हो चुका है। बट समहाउ जेक पॉल राउंड 4 ऑनवर्ड्स इस एग्जॉस्ट को ओवरकम कर देता है, जिसको बेसिकली बोलते हैं कि फाइटर ने फाइंड कर लिया सेकंड विंड। और यहां पर हम देख सकते थे कि जो मोमेंटम राउंड 3 में शिफ्ट होने लगा था वो एकदम से जेक पॉल
वापस ले लेता है, जिधर वो फिर से अपने जैब को थ्रो करने लग पड़ता है और माइक पेरी इस टाइम पर सिर्फ एक पंचिंग बैग बन चुका था, जहां पर जेक पॉल उसके ऊपर लेफ्ट हुक और फिर उसके बाद जैब को थ्रो करता है, जो बुरी तरह से माइक पेरी को रॉक कर देता है। अब अगेन माइक पेरी एक काफी टफ फाइटर है, तो वो किसी तरह से पंचेस को डॉज करके फाइट बैक करता है, बट ये चीज वो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाता, जहां पर एक बार फिर से जेक पॉल उसके ऊपर लेफ्ट हुक और फिर उसे फॉलो अप करता है अपर कट से और माइक पेरी फिर से रॉक हो जाता है। बट माइक पेरी एक काफी टफ फाइटर है, तो वो फिर से एक बार किसी तरह से अपने बैलेंस को मेंटेन रखता है और समहाउ राउंड 4 को सरवाइव कर जाता है। राउंड 5 एक लो आउटपुट वाला राउंड था, जहां पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली दोनों फाइटर्स अपनी ब्रेथ को कैच कर रहे थे, इसीलिए वो ज्यादा बिग पंचेस को थ्रो नहीं कर रहे थे। बट फिर आता है राउंड 6 और यहाँ पर जेक पॉल मिड ऑफ द राउंड में माइक पेरी को एक एक्सटेंडेड लेफ्ट हुक से कैच कर लेता है और इस लेफ्ट हुक की वजह से माइक पेरी एक बार फिर से फाइट में रॉक हो गया। बट यहाँ पर जेक पॉल डिसाइड करता है कि वो माइक पेरी को फिनिश करने वाला है, जहां पर जेक पॉल अनलीज्ड ऑन माइक पेरी और अपने वाइल्ड पंचेस से वो माइक पेरी को थर्ड टाइम फाइट में नॉकडाउन कर देता है। और वैसे तो इस बार भी माइक पेरी ट्राई करता है वापस खड़े होने की और फाइट बैक करने की, बट उसके नीचे से उसकी फीट जा चुकी थी, जहां पर वो जैसे ही खड़ा होता है और रेफरी उसे बोलता है लेफ्ट साइड चलने को, तो माइक पेरी यहाँ पर स्टंबल कर जाता है और ये फाइट इवेंचुअली ओवर हो जाती है। आई एम टेलिंग यू गाइस, जेक पॉल ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। आई मीन माइक पेरी के फेस को देख लो, उसने माइक पेरी को बस्ट अप कर दिया था और कंटिन्यूसली जेक पॉल अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव कर रहा है, वो ज्यादा वेपन्स को ऐड कर रहा है और पहले से उसकी टेक्निक्स भी काफी अच्छी हुई हैं। तो अब आई एम नॉट श्योर कि जेक पॉल को अब हम एक यूट्यूबर बॉक्सर बोलेंगे, बट आई थिंक अब जेक पॉल एक प्रॉपर बॉक्सर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और जो भी उसके अपकमिंग ओपोनेंट्स होंगे उन्हें डेफिनेटली चाहिए कि वो जेक पॉल को काफी सीरियसली लें। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी ब्रेकडाउन वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।